चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सुहाना सफ़र रिवीजन। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम सीखने से पहले फाइव हेड्स का इनकम को आपको टोटल करना है। पांचों हेड का इनकम को टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सैलरी दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी दिखाएंगे, पीजीबीपी दिखाएंगे, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। पांचों हेड का इनकम को प्लस करेंगे और उसके बाद जीटीआई आएगा। फिर जीटीआई से आपको डिडक्शंस देना है। बेटा कभी कभी आपको एग्जेम्पशंस भी मिलता है, कभी कभी डिडक्शंस। उसका डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्टेड है तो वो जीटीआई के अंदर आएगा ही नहीं। जैसे एचआरए एग्जेम्प्ट होता था तो नहीं आता था, बहुत सारा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो नहीं आता था, अलावेंसेस बहुत सारा एग्जेम्प्ट है वो नहीं आता। डिडक्शंस अगर किसी इनकम का मिलना है तो पहले जीटीआई में प्लस होगा और फिर बाद में डिडक्शंस। जैसे रॉयल्टी इनकम वगैरह हम लोग को मिलेगा तो रॉयल्टी इनकम का डिडक्शंस मिलता है। और सबसे अच्छा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, ये बहुत फेमिलियर है, आप लोग तो पढ़े होंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट का डिडक्शंस है, एग्जेम्पशंस नहीं। एटीटीटीए में टाटा सेक्शन पे है ना, तो उस इनकम को पहले प्लस करेंगे फिर माइनस डिडक्शंस देंगे एटीसी से एटीयू में। तो कभी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस का एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ गया तो जिस इनकम का एग्जेम्पशन है वो जीटीआई का पार्ट ही नहीं होगा, और जिस इनकम का डिडक्शंस है जीटीआई में प्लस करेंगे और फिर डिडक्शंस देंगे। क्लियर? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखना। सो जब डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम देंगे तो सबसे पहला कभी भी आपको नहीं भूलना है कि आपके जीटीआई में बहुत सारे इनकम्स आएंगे, सबका डिडक्शंस मिलेगा, सबसे डिडक्शंस मिलेगा। बट एलटीसीजी, एसटीसीजी, 111A और कैजुअल इनकम्स, ये जो इनकम्स है इन इनकम से डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ये जरूर से आपको देखना है। अगर पेपर सेटर ने कोई ऐसा सम सेट किया जिसमें ओनली डिडक्शंस ही पूछा तो वहां पे ऐसा नॉलेज चेक किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट, डिडक्शंस चैप्टर 6A बोल दीजिए या 80C से 80U नॉट अलाउड ऑन 3 इनकम्स। क्या क्या 3 इनकम्स पे? एलटीसीजी, एससी 111A और कैजुअल इनकम। और आपको पता है कि दो टैक्सेशन सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं। नॉर्मल सिस्टम पे जैसे शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट और एक डिफॉल्ट स्कीम पे। अगर नॉर्मल स्कीम पे जा रहे हो तो सारे डिडक्शंस मिलेंगे जो अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप डिफॉल्ट स्कीम में जाते हो तो टैक्स को तो इजी बनाना है, सिंपल बनाना है। तो डिफॉल्ट स्कीम में ओनली 3 डिडक्शंस ही मिलेगा, ओनली 3 डिडक्शंस। डिफॉल्ट स्कीम में जाएंगे तो ओनली 3 डिडक्शंस, इसको ध्यान देना है। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ATCCD2 अपन पढ़ेंगे कुछ देर बाद। ATCCD2 क्या होता है? जितना 2 वाला है सब, ATCCH2 और J2A2, तो सारा 2 वाला का डिफॉल्ट पे मिलेगा क्योंकि 2 है इसलिए डिफॉल्ट पे मिल जा रहा है, और 1 रहता तो फिर डिफॉल्ट पे नहीं मिलता। तो आप इसे याद रखना है, ATCCD2, CCH2 और J2A2। और ये सब किसके आपको पता ही है, एनपीएस, अग्निपथ स्कीम और न्यू वर्कमैन, न्यू एम्प्लॉयज। तो D2H2 और J2A2 पे डिफॉल्ट स्कीम पे भी मिलेगा। नाउ द फर्स्ट डिडक्शन ATC का डिडक्शंस इंडिविजुअल हब को दिया जाएगा और मैक्सिमम 1,50,000। ये मोस्ट कॉमन है, ये हमेशा एग्जाम पे मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, मैंने डाला, तो ध्यान से देखेंगे। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का डिडक्शंस मिलेगा आपको। कंट्रीब्यूशन टू PPF, SPF, RPF, सुपेंशन फंड, अपने नाम पे, बच्चों के नाम पे, चिल्ड्रन के नाम पे। ये PPF भी हमेशा, PF भी हमेशा दिखता है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सबका होता है। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन गवर्नमेंट से, बैंक से लिया, और ट्यूशन फी टू इंडियन यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, फुल टाइम एजुकेशन ऑफ 2 चिल्ड्रेन, ट्यूशन फी, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया। और फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट 5 ईयर्स अपने नाम पे, कोई नाबार्ड का बॉन्ड खरीदा, 5 ईयर TD किया, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, और डिपॉजिट NPS Tier 2 अंडरलाइन कर लेना। NPS में होता है एक Tier 1 जो अपने ATCCD में पढ़ेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये सब होता है ATCCD
का टीयर 2, तो कभी टीयर 2 लिखा रहेगा एनपीएस अकाउंट तो सी में आ जाना, आप लोग ध्यान देना, अदरवाइज एटीसीसीडी तो है ही। और कंट्रीब्यूशन टू यूलिप का प्लान, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड, ये सब सुकन्या समृद्धि योजना को ध्यान पे रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना लेटेस्ट है, अच्छा है, इंडिविजुअल्स के होते हैं अपने बेटी के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना पे पैसा डिपॉजिट करेंगे, डिडक्शंस मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, हाउस प्रॉपर्टी का लोन रीपेमेंट करेंगे तो भी डिडक्शन है, और उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगा वो भी है, बट वो डिडक्शन है, बट वो इनकम एचपी में आना चाहिए। अगर घर बन रहा है अभी तो आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और नेशनल हाउसिंग बैंक, चलो ठीक है, बट एलआईपी का एक लिमिट था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का लिमिट है, आपको कभी नहीं भूलना है। अगर पॉलिसी 1412 या उसके बाद इशू हुआ है तो 10%, और उसके पहले इशू हुआ है तो 10% प्रीमियम ही अलाउड है। जो पॉलिसी का वैल्यू है, सपोज 1 लाख का वैल्यू है तो 1 लाख का 15%, 1 लाख का 10%, 10,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शंस मिलेगा अगर पॉलिसी 1412 या उसके बाद हुआ तो। अगर पॉलिसी 1412 के पहले हुआ तो 20%, और डिसेबल पर्सन्स वगैरह के लिए रहेगा तो 15%। और प्रीमियम किसका दे सकते हो बेटा? प्रीमियम अपना, स्पाउस का, चिल्ड्रेन हमेशा ही रहेगा, चिल्ड्रेन मैरिड हो या अनमैरिड, मतलब बच्चे हो या बड़े, डन, सीए हो या नॉन सीए। जब आप छोटे थे तब बाबूजी ने इंश्योरेंस कराया था, आप बड़े हो गए तो क्या पापा ही प्रीमियम दे रहे हैं? अलाउड। पेरेंट्स पे नॉट अलाउड, पेरेंट्स पे लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शंस मिलेगा 80D में, तो लाइफ इंश्योरेंस पे ध्यान रखना बेटा, मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स और बच्चे, हमेशा बच्चे। ओके, सो नेक्स्ट है 80CCC, पेंशन फंड पे कोई डिपॉजिट किया तो 80CCC का 1,50,000। 80CCD, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। 80CCD में पहले तो आप डिपॉजिट करते हैं कुछ पैसा, आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी डिपॉजिट कर सकते हैं, नॉन सैलरीड पर्सन रहेंगे तो भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम पे। तो सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम में मिस्टर एक्स ने पैसा डिपॉजिट किया, उसका डिडक्शंस मिलेगा 80CCD1 पे। और मालिक ने डिपॉजिट किया, आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया तो पहले आपके सैलरी में प्लस होगा, पहले सैलरी में प्लस होगा, और DD2 में डिडक्शंस मिलेगा। 2 सेक्शन में डिडक्शंस है, इनफैक्ट यहाँ पे 3 सेक्शन में डिडक्शन है। 80CCD1, आपने पैसा डिपॉजिट किया तो D1 पे डिडक्शंस मिलेगा, आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया तो पहले सैलरी में प्लस और फिर D2 में डिडक्शन। तो ध्यान से देखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, आपका पैसा भी डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं हूँ कहीं जॉब नहीं करता हूँ तो 20% ऑफ GTI, 20% ऑफ GTI। अगर सैलरीड पर्सन है तो 10% ऑफ सैलरी मैक्सिमम, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ GTI। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए 14% ऑफ सैलरी, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो ज़्यादा डिडक्शंस मिलेगा, ये जरूर से ध्यान रखना है, 14%, डन। और 10% ऑफ सैलरी अदर एम्प्लॉयर है तो पहले मालिक का पैसा को सैलरी में प्लस करेंगे और फिर डिडक्शंस देंगे 80CCD2 में। अगर आपका मालिक गवर्नमेंट है तो ज़्यादा डिडक्शंस 14%, और आपका अगर एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट है तो 10%। तो बेटा ये फर्स्ट 2 पॉइंट है। फिर 80CCD1B, 80CCD1 पे 2 पार्ट हो गया, 1 और 1B। 1 पे तो आपका कंट्रीब्यूशन था ही, बट लिमिट था कितना, ओनली 10%। बट गवर्नमेंट का सोचे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो और आगे चल के एक लिमिट लगा देंगे डिडक्शंस का तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उन्होंने एक 1B बना लिया और कहा कि अगर आपका 10% लिमिट पे पैसा फंस जाता है, सपोज आपने 1 लाख रुपया डाला है बट 10% लिमिट में 60,000 ही आ रहा है, तो 1 में तो 60 दे देंगे और आगे का जो बाकी 40,000 बचा है वो ले जा बेटा किसमें, 1B पे। मैक्सिमम 50,000 अलग से आपको मिल जाएगा 1B पे, क्लियर?
तो आपका कंट्रीब्यूशन सपोज आपने 2 लाख रुपए डाल दिया और 10% लिमिट में आ गया 120, तो 120 तो 1 में मिल गया और अभी बाकी का 80 का नहीं मिल रहा है, तो वो 80 तो छोड़ दीजिए, मैक्सिमम 50,000 1B पे डिडक्शंस मिल जाएगा। और आगे चलकर एक 80 CCE का लिमिट आने वाला है, तो आपको पता ही 80C, CCC और CCD मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 1B वाला अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं लगने वाला, वो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा आपको। 1B वाले पे कोई लिमिट नहीं लगने वाला है, डिडक्शंस मिल जाएगा आपको। और बेसिक सैलरी, ओके सैलरी तो 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है बेटा? सैलरी का मीनिंग बेसिक सैलरी और DA फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब बेटा कभी कभी आपको NPS से पैसा मिलेगा, तो NPS से पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है। क्या होता है बेटा? टैक्सेबल होता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना। पेमेंट रिसीव बाय एसोसिएशन क्लोजर ऑफ अकाउंट इज एग्जेम्प्ट, 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 40%। तो NPS से पैसा मिलेगा तो वो टैक्सेबल है, बट ओनली कितना परसेंट टैक्सेबल है? 40%। और इन केस ऑफ एम्प्लॉय और नॉन एम्प्लॉय रिसीव NPS लीगल हेयर्स को मिलेगा तो एग्जेम्प्ट, मरने के बाद घर वाले को मिलेगा तो बेटा एग्जेम्प्ट। अगर हम लोगों को मिलता है या मिस्टर एक्स को मिलता है तो 40% टैक्सेबल होगा। और इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉन फ्रॉम NPS बाय एम्प्लॉय को अंडरलाइन करना। कभी कभी हम लोग को पैसा का जरूरत है तो कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो अप टू 25% तक विड्रॉन करेंगे, 25% तक, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। बट ये एम्प्लॉय है तो सैलरीड पर्सन के लिए, किसके लिए? सैलरीड। अगर मैं पार्शियल विड्रॉ करता हूं तो फिर मेरे लिए तो टैक्सेबल ही रहेगा। सैलरीड पर्सन, कौन पर्सन? सैलरीड पर्सन पार्शियल विड्रॉ करेगा अप टू 25% तक, तो वो टैक्स नहीं लगेगा। और ऐसे ही हम लोग फुल विड्रॉ करेंगे तो फिर 60% एग्जेम्प्ट है, ध्यान से 40% टैक्सेबल। और लीगल हेयर्स को घर वाले को मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल। और पेंशन स्कीम से पैसा निकाल के कोई एन्युटी प्लान खरीद लिया तो आज टैक्सेबल नहीं होगा, जब एन्युटी प्लान से पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। और सुनो बेटा, 80C, 80CCC और CCD सब एक ही टाइप के आइटम है, तो 80C, CCC और CCD1 का लिमिट है मैक्सिमम, तीनों को प्लस करके क्या हो जाएगा? 1,50,000। तो यहाँ पे याद रखना है 80CCD1B, 80CCD1B पे ये लिमिट नहीं रहेगा, 80CCD1B पे ये लिमिट नहीं है, और 80CCD2 पे भी लिमिट नहीं रहेगा। यहाँ पे नो 80CCE, ठीक है, D1B और 80CCD2 मालिक का पैसा पे ये लिमिट नहीं रहेगा, लिमिट लगेगा सिर्फ D1 पे लिमिट रहेगा। क्लियर? ध्यान देना आपको लोग। नेक्स्ट है बेटा, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम 80CCH, पहले आपका कंट्रीब्यूशन का 100% डिडक्शंस मिलेगा। आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे, आर्मी जो कंट्रीब्यूट करेगा, अग्निवीर लोग जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनका 100% डिडक्शन, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा तो गवर्नमेंट वाला पहले सैलरी में आएगा, गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो पहले सैलरी में डालेंगे और फिर डिडक्शंस मिल जाएगा 100%। और H2 है ना, तो D2, H2, J2, A2 बोथ द स्कीम्स, तो सैलरी में आएगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा तो पहले सैलरी में प्लस और फिर और H2 में बोथ द स्कीम में डिडक्शन। और बाद में अग्निपथ स्कीम से आर्मी के अग्निवीर लोगों को पैसा मिलेगा या शहीद हो गए घर वाले को मिलेगा, तो ये क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का शुड बी पेड एनी मोड अदर देन कैश। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किसी भी मोड से कीजिए अदर देन कैश। और इसमें 2 सेगमेंट है बेटा, एक आपके लिए, एक और आपके पेरेंट्स के लिए। आप अपने स्पाउस, चिल्ड्रेन
के लिए देते हो तो डिडक्शन से 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50, और पेरेंट्स पे भी देते हो तो पेरेंट्स पे भी 25,000, या सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो 50,000। तो ध्यान से देखना, इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, बस ध्यान रखना इस बार बच्चे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक एक साल के लिए नॉर्मली होता है, तो बच्चे बड़े हो गए, सीए हो गए, तो आपको देने का जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस तो 10 साल 20 साल चलता है, तो पहले से चलता था, तो बच्चे डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट डिडक्शंस मिलता है। और मेडिक्लेम पॉलिसी तो 1 साल का नॉर्मली होता है, तो कभी कोई 2-3 साल का भी ले सकता है, आजकल है, बट 1 साल का ही होता है। तो बच्चे डिपेंडेंट हो गए तो ही डिडक्शंस मिलेगा। तो फर्स्ट ग्रुप में सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए आपने कोई प्रीमियम पे किया या सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में जमा किया तो मैक्सिमम डिडक्शंस कितना मिलेगा? 25,000। अगर मिस्टर एक्स का एज 65 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, मिस्टर एक्स का एज 60 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, तो वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो गए। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, देखो सीनियर सिटीजन का फायदा तभी मिलेगा जब रेसिडेंट हो। अगर फिरंगी बुढ़ा बुढ़ी हो तो आपको फिरंगी नहीं, बुढ़ा बुढ़ी नहीं, आप तो जवान हो, तो ध्यान रखना। तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है आप, तो आपको डिडक्शंस कितना तक मिल सकता है? 50। ये तो आपका हो गया। अब आपने पेरेंट्स के हेल्थ पे भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए तो वहां भी आपको अलग से आपको डिडक्शंस मिलेगा। वहां में पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे क्या होना पड़ेगा? डिपेंडेंट। तो 25,000 का डिडक्शंस मिलने वाला है आपको, और आपके पेरेंट्स तो डेफिनेटली सीनियर सिटीजन ही होंगे। तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 50,000। तो यानी 80D में भर भर के पैसा दोगे तो 75 मिलेगा, आपके साइड से 25,000 और पेरेंट्स के साइड से 50,000 का डिडक्शन, तो टोटल 75। और ये जो 25 50 बोले उसमें 5,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। क्या बेटा? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मम्मी पापा सबको मिलाकर मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 का डिडक्शंस मिलेगा। और ये कैश चलेगा, ये कैश अलाउड है, ये कैश अलाउड है, एनी मोड, ये कैश अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पेमेंट करोगे वो कैश अलाउड है, और वो लिमिट के अंदर है। मतलब ऐसा मत सोच लेना कि 25,000 प्रीमियम और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ, 30 नहीं मिलेगा, वो विद इन द लिमिट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन है जिनका इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करेंगे तो भी उसका डिडक्शंस मिलेगा। कितना बेटा? मैक्सिमम 50,000। क्लियर? और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने किसी भी मेंबर का दिया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने मेंबर्स का, फैमिली मेंबर्स का प्रीमियम भरा है तो 25,000, और सीनियर सिटीजन है तो 50,000। एक कंडीशन था कि जो प्रीमियम भरेंगे इनकम चार्जेबल आउट ऑफ टैक्स। और बेटा कभी कभी ना लमसम प्रीमियम देते मोर देन 1 ईयर, एक ही बार एग्जाम में आया है, ये नया टॉपिक है, ध्यान से सुनना। प्रीमियम हमने भर दिया 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स नहीं देखना है, वो देखना है कि वो कितने प्रीवियस ईयर्स में चलेगा। सपोज अगर मैं February 1 को पॉलिसी लिया तो 2 साल बोलेंगे तो 3 प्रीवियस ईयर आ जाएगा, इस साल भी आ जाएगा 2-3 महीना का, नेक्स्ट ईयर भी आएगा और नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो ये नहीं देखना है कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं, डिवाइडेड बाय कितने प्रीवियस ईयर में वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, उतना से डिवाइड करके इक्वल डिडक्शन देना। इसमें एक क्वेश्चन आप लोग को कराया है, आप लोग स्पेशली पढ़ना, इसको स्पेशली पढ़ना। प्रीमियम लमसम प्रीमियम मोर देन 1 ईयर ईच रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर में पॉलिसी चलेगा उतना प्रीवियस ईयर में डिडक्शन, हिंदी में लिख लेना, वो इंग्लिश का नंबर ऑफ ईयर्स पे नहीं जाना। जितना प्रीवियस ईयर पॉलिसी चलेगा उतना प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? जितना प्रीवियस ईयर पॉलिसी चलेगा उतना प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। वो 3 ईयर्स बोल देगा ना तो 3 ईयर से डिवाइड नहीं करना,
वो देख लेना कि कौन कौन सा ईयर है। तो ये 80D था। 80D डिसेबल डिपेंडेंट, तो कोई डिसेबल डिपेंडेंट का ट्रीटमेंट के लिए या उनके मेंटेनेंस के लिए या उनको फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसके लिए भी कुछ खर्चा किया, डिपॉजिट किया, तो डिडक्शंस मिलेगा। और फ्लैट डिडक्शन यहाँ पे 1 रुपया खर्चा करो तो भी 75,000 और 10 लाख खर्चा करो तो भी 75, ये थोड़ा अलग टाइप के। और अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी 80% और मोर, तो फ्लैट डिडक्शन 1,25,000। एक ही ऐसा डिडक्शंस है यहाँ पे कि यहाँ पे अमाउंट नहीं देखना है कितना खर्चा करते हो। डिसेबल डिपेंडेंट का फ्लैट है 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी नहीं बोल के पेपर बोल देगा ना 70% डिसेबल है, तो परसेंटेज भी दे सकता है। तो बेटा आप ध्यान रखना, अगर ये मेडिकल टर्म है 80% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप क्या बोलोगे, सीवियर, तो फिर डिडक्शंस कितना दे दोगे, 125। तो आपको करना क्या है, ये डिडक्शन रेसिडेंसी इंडिविजुअल आपको मिलेगा। करना क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट और एनी अमाउंट पेड या डिपॉजिटेड कोई स्कीम पे, गवर्नमेंट के कोई स्कीम पे जमा किया तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। तो बेटा एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करो या स्कीम में डिपॉजिट कर दो, फिर वहीं से निकाल के डिसेबल का ट्रीटमेंट होगा तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। कितना रुपया वो नहीं देखना है, 75 या 125। डिपेंडेंट कोई भी हो सकता है, स्पाउस, चिल्ड्रेन तो कवर्ड ही है, पेरेंट, ब्रो, सिस्टर भी चलेगा अगर आप पे डिपेंडेंट है तो, ठीक है। पहले क्या था ना बेटा, इसमें ये था कि उस स्कीम से पैसा नहीं मिलना चाहिए, उस स्कीम से वो डिसेबल का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अभी लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट आया था, एक छोटा सा बात ध्यान रखना, पेमेंट टू डीडी आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन और अटेनिंग एज 60 ईयर्स अ पर्सन एंड कंट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूड। मतलब मिस्टर एक्स ने डिसेबल पर्सन के लिए कुछ डिपॉजिट्स वगैरह किया है, अगर मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है, किसका, मिस्टर एक्स का, डिसेबल का डेथ नहीं हुआ, मिस्टर एक्स का डेथ हो जाता है या मिस्टर एक्स का 60 ईयर्स का एज हो गया, अब वो डिसकंटिन्यू नहीं, अब वो कंटिन्यू नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो बेचारा डिसेबल का ट्रीटमेंट के लिए क्या, तब वहां से डिसेबल को पैसा भी मिलेगा ना, तो भी डिडक्शंस मिलेगा। तो पहले था कि पैसा नहीं मिल रहा था, अब पैसा मिल सकता है। दो सिचुएशन पे पैसा मिल सकता है, जिसने ये जो डिपॉजिट किया है वो इंसान, उनका डेथ हो गया, तो जो पैसा दे रहा है, जिस मतलब डिसेबल नहीं, मिस्टर एक्स और उसका चलो एक भाई है, तो भाई डिसेबल है और एक्स हट्टा कट्टा इंसान है, तो स्कीम से पैसा भाई के ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए, बट भाई को पैसा भी मिलेगा तो भी ये स्कीम अलाउड है, प्रोवाइडेड डेथ ऑफ द पर्सन, जो मिस्टर एक्स है उसका डेथ हो गया, अब वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, या एज 60 ईयर्स हो गया, भैया अब भाई हम तो पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, अब मेरा खुद का ही कमाई धमाई नहीं है, अब स्कीम से हुआ भाई को पैसा मिलेगा ना, तो भी ये स्कीम अलाउ करता है। तो इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं था, ये था कि पैसा स्कीम में डाल दिया, स्कीम में डाल दिया और स्कीम से पैसा निकाल के डिसेबल का ट्रीटमेंट होगा। डिसेबल को पैसा भी मिल सकता है वहां से, लेकिन शर्त है कब मिलेगा, आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, मिस्टर एक्स का डेथ हो गया या मिस्टर एक्स बुढ़ा हो गया और कंट्रीब्यूशन क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। अरे भाई एक लिमिट तक तो होता है ना भाई, कमाई खुद का ही नहीं रहेगा, तो समझ में आया ना। तो ये वाला पॉइंट को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। और इफ डिसेबल डिपेंडेंट प्री डिसीजेस अमाउंट रिसीव इज डीम्ड इनकम, तो देखो मिस्टर एक्स ने अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए स्कीम में पैसा रखा और डिडक्शंस ले लिया, और बाद में भाई पे खर्चा ही नहीं हुआ, डिसेबल का डेथ हो गया, तो स्कीम से पैसा मिल जाएगा। तो स्कीम ने तो डिडक्शंस इसलिए दिया था कि उसमें होगा, बट वो तो नहीं हो रहा है, तो फिर तो जितना डिडक्शंस मिला था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ये वाला टॉपिक भी आज तक कभी कवर नहीं किया है। नेक्स्ट है बेटा, दिल दहला देने वाला बीमारी, किसी को डेंजर बीमारी लग गया, उस पर अगर खर्चा करता है तो वो भी डिडक्शंस मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, डिडक्शंस। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पाउस, चिल्ड्रेन, ब्रदर सिस्टर मेनली डिपेंडेंट, और यहाँ पे एक लिमिट है, एक्चुअल सम और 40,000 रेसिडेंट सीनियर सिटीजन पे करते हैं तो कितना बेटा,
1 लाख। तो किसी के घर में किसी को गंदा बीमारी लग गया, भाई को, बहन को या बच्चों को, तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे बहुत खर्चा लगता है, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि 40,000 का डिडक्शंस दे देंगे मैक्सिमम। और सीनियर सिटीजन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाँ, सीनियर सिटीजन रहेगा तो 1 लाख लेस। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है ना, क्या करवाया, तो फिर इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा तो डिडक्शंस भी कम जाएगा। ATE बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शंस मिलता है, लोन का नहीं, लोन का नो डिडक्शन। आप लोन लेके पढ़ाई लिखाई किए, अब लोन भी पे करोगे, इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो गवर्नमेंट डिडक्शन देगा सिर्फ इंटरेस्ट का। और लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, और हायर एजुकेशन के लिए, डेट इज फुल टाइम आफ्टर क्लास 12। हायर एजुकेशन के लिए, ऐसा नहीं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा है, पढ़ाने के लिए लोन ले रहा है, वो तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट से मिलता है, वहाँ दिला दो। अब आपके पास पैसा नहीं है, अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप तो फिर लोन लेंगे तो आप तो वो अमीर माना जाएंगे, डिडक्शंस नहीं देंगे। सो 12 के बाद फुल टाइम एजुकेशन, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन। और किसके पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, रिलेटिव, स्पाउस, चिल्ड्रेन, या कोई भी स्टूडेंट जिसका लीगल गार्जियन ले लिया, डिडक्शंस लोन का नहीं मिलेगा। और 8 साल तक इंटरेस्ट का डिडक्शंस, पहला साल दिए डिडक्शंस इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर जो देंगे उसका भी डिडक्शंस, कोई लिमिट नहीं है, आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जितना भी इंटरेस्ट दो, सबका डिडक्शंस आपको मिलने वाला है। ATEEA, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप पढ़ते हैं तो आपको सेक्शन 24B याद आता है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट में तो पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिल जाता है, बट सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर वगैरह के लिए 30,000 और कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए 2 लाख। तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शंस 24B में लीजिए, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड पे से 2 लाख तक ही मिलेगा। अगर आपने 3.5 लाख का इंटरेस्ट दिया है तो पहले 2 लाख खाइए 24B में, और बाकी का 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा ATEEA में। कंडीशन है कि लोन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लीजिए, और लोन सैंक्शन होना पड़ेगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 45 लाख, और आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ, और लोन सैंक्शन 19 से 22 के बीच 45 लाख SDB वाला घर ही, बहुत रईस हो तो आपको डिडक्शंस यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। ATEEB, ये इस बार सितंबर एग्जाम में आया था, हम लोग अभी दो चैप्टर रिवाइज करने के बाद पेपर को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ATEEB मिला था। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC भी आगे अंडरलाइन करना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए लोन ले रहे हो देन बेटा, और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम कितना, 1,50,000। अगर बिजनेस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हो तो PGBP में डिडक्शन ले लोगे, फिर यहाँ से डिडक्शन नहीं मिलेगा। और लोन का सैंक्शन 19 से 31 मार्च 23 के बीच ही होना चाहिए। ATG डोनेशन, तो डोनेशंस के लिए बेटा, डोनेशन अगर काइंड में देते हैं तो नो डिडक्शन, काइंड में देते हैं तो नो डिडक्शंस। अगर डोनेशन आप कैश में देते हो, पैसा देते हो, तो 2,000 से ऊपर का अमाउंट होगा, इट शुड बी पेड एनी मोड अदर देन कैश। ये 2 बात ध्यान रखना है। डोनेशन आप खाना पीना, ब्लैंकेट वगैरह, फर्नीचर खरीद के दे देते हो कहीं पे तो नो डिडक्शन। अगर डोनेशन कैश में दे रहे हो तो 2,000 से ऊपर रहेगा तो कैश भी अलाउड नहीं है, बैंकिंग चैनल के थ्रू दीजिए। और 4 सेगमेंट है बेटा इसके, फर्स्ट है 100% डिडक्शंस विदाउट लिमिट, और सेकंड है 50% डिडक्शंस विदाउट लिमिट, और थर्ड 4 में लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रिलेटेड आइटम्स है, PM CM रिलेटेड जितने भी मोदी जी के आइटम्स है, तो वो सब पे 100% आ जाएगा जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं।
प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल डिफेंस फंड, पीएम केयर फंड। आजकल तो बहुत चलता है पीएम केयर फंड, स्वच्छ भारत अभियान और चिल्ड्रन को ध्यान रखना, चिल्ड्रन फंड, सीएम फंड, ये सब 100%। पहले चिल्ड्रन 50% में हुआ करता था, अब चिल्ड्रन 100%, इसलिए आपको याद रखना है। और मोदी जी जितना स्कीम स्टार्ट करेंगे उसमें सेंसर थोड़े ना होगा 100%। बस एक ही डिडक्शन 50% है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड ही याद रखना। बाकी के जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े फंड्स का नाम मिलेगा बिंदास 100%। अब इसके बाद ग्रुप 3 और 4 के लिए ना इधर भी 150% है, बट जो आप डोनेट करोगे ना वो डोनेशन अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड क्रॉस टोटल इनकम। सितंबर में नहीं आया था, सितंबर के पहले जो मई में एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ये फेवरेट पॉइंट होता है पेपर सेटर का। सो 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग। तो बस यहाँ पे एक ही आइटम है, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दिया फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए तो मिलेगा। और दूसरा था किसी कंपनी ने दिया है स्पोर्ट्स रिलेटेड, कंपनी ने दिया है स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल को ध्यान पे रखते हैं। तो 100% लिमिट में एक ही आइटम है, गवर्नमेंट को दिया है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिलेटेड, तो वो अमाउंट 100% होगा। और 50% में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट वगैरह पे दिया है, ट्रस्ट पे गवर्नमेंट लोकल चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह, ट्रस्ट वगैरह के लिए दिया है कोई ट्रस्ट, तो ये 50% ऑफ 50%, ठीक है। बट यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट है, तो क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। जीटीआई से ग्रॉस टोटल इनकम से एलटीसीजी माइनस करेंगे, एसटीसीजी 111A माइनस करेंगे और 80s का सारा डिडक्शंस भी माइनस करेंगे। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे चेक करना है आपको, जीटीआई से एलटीसीजी माइनस करने का है और एसटीसी 111A माइनस करने का है और 80s के सारे डिडक्शंस, इस पे जरूर से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा एटीजीजी। एटीजीजी ये रेंट पेड के लिए है, एटीजीजी रेंट पेमेंट के लिए है। अगर आप कोई रेंटेड प्रेमाइसेस पे रहते हो, आप रेंटेड प्रेमाइसेस पे रहते हो तो आपके घर का रेंट पर्सनल एक्सपेंसेस है, फिर भी गवर्नमेंट का साथ है, आपको डिडक्शंस मिलेगा। एक शर्त है, अगर आपको HRA RFA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, या आपके एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ऐसा होगा कि आप लोग गुवाहाटी में पढ़ रहे हो, सीए बनने के बाद आप लोग चले जा रहे हो कोलकाता में, अपना ऑफिस खुद का कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो जहाँ से घर कुछ नहीं मिल रहा है, एकोमोडेशन का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे नौकरी करने के लिए अपना ऑफिस के लिए वहाँ रहोगे, तो रोजगार के लिए रह रहे हो ना, क्योंकि आपका तो गुवाहाटी में घर ही है। अगर आपको रोजगार नहीं करना होता तो गुवाहाटी में रहते। तो आपसे कहा जा रहा है कि गुवाहाटी के घर को लेट आउट कर दीजिए और कोलकाता के घर में रेंट पे रहेंगे तो उस रेंट का डिडक्शन देंगे, ठीक है भाई। तो कोई भी सीए साहब, डॉक्टर साहब, लॉयर साहब का सम्स आ गया, सीए 3 में से कोई पूछता है तो उसमें रेंट पेड ऑफ रेसिडेंस रहेगा, तो एटीजीजी का डिडक्शन देना। आप लोग को मैंने टोटल इनकम में पढ़ाया है, ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे और आप लोग डिडक्शन देना, ठीक है। प्रोवाइडेड कोलकाता में आपका कोई घर नहीं होना चाहिए, आप कोई माइनर का भी घर नहीं होना चाहिए, तो अगर रहेंगे तो फिर आप शौकीन हो तो फिर डिडक्शंस का मिलेगा आपको। ओके, डिडक्शंस क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 5,000 पर मंथ, एक साल का 60,000, रेंट पेड लेस 10% ऑफ ATI और 25% ऑफ ATI विच एवर इज लोअर। ये ATI वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी कैलकुलेट किए थे, LTCG और STC 111A और ATC से ATU माइनस करेंगे, बट GG माइनस नहीं करेंगे, लेकिन कैजुअल इनकम भी माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख लेना कैजुअल इनकम नॉट डिडक्टेड, क्योंकि हम लोग जो पहले पढ़े थे ना, पहले पढ़े थे कि कैजुअल इनकम से डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपका जो शैतान खोपड़ी है ना, तो यहाँ भी माइनस कर देगा ऑटोमेटिकली। और ये नियम तो आपके हमारे घर से बन के नहीं आया, संसद से बन के आया, तो संसद की बातों को ध्यान रखो। आगे तो ATGG का डिडक्शंस कब नहीं मिलेगा, ATGG का डिडक्शंस नहीं मिलेगा तब अगर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ओन बाय SCC आपके पास है और
स्पाउस माइनर और हफ एट द प्लेस वेयर ऑर्डिनरी रिसाइड्स, अगर आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे आपके स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का घर है तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। और प्लस आपका घर गुवाहाटी में है तो उसको भी क्या करो, लेट आओ। तो ये था बेटा ATGG। ATGGA, ATGGA का डिडक्शन साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए डोनेशन का होता है। अगर अमन का PGBP है तो PGBP में डिडक्शंस मिल गया था, अमन सैलरीड पर्सन है, अगर वो कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस वगैरह दे रहा है तो ATGGA में डिडक्शन मिलेगा। ATGGA में डिडक्शंस उसको मिलता है जिसके पास कोई PGBP नहीं है। PGBP वाले कोई डोनेशन दे साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का तो PGBP में डिडक्शंस मिलेगा, और जितना अमाउंट दिए डिडक्शंस मिलेगा। 2000 से ज़्यादा है तो एनी मोड अदर देन कैश। GGB, ये किसी कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ट्रस्ट पे डोनेशन दिया या उनके कोई मैगजीन जर्नल वगैरह वहाँ पे कोई खर्चा किया तो वहाँ पे डिडक्शंस मिलेगा। ATGGB, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अदर देन कैश। इंडियन कंपनी ने कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट या उनके कोई प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा करते हैं तो भी डिडक्शंस। और अदर देन इंडियन कंपनी, अमन ने पॉलिटिकल पार्टी BJP को दिया, कांग्रेस को दिया, इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया तो GGC में डिडक्शंस मिलेगा। यहाँ भी सेम है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। ATGGB, ATGGC सिमिलर है, B कंपनी के लिए है और C अदर देन कंपनी के लिए। अब चलते हैं बेटा ATJJAA, बोथ स्कीम। तो बेटा तीन ही तो आइटम बोथ स्कीम है जहां 2 लगता है, CCD2, CCH2, J2A2। ये डिडक्शन आप लोग ध्यान से देखेंगे। न्यू वर्कमैन, अगर कोई न्यू एम्प्लॉयज लगाते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो तो देश का भलाई कर रहे हो और देश में जो इतना गंदगी काम होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उसको रोक रहे हो, तो आप अपने स्टाफ को जो सैलरी देते हो PG में तो डिडक्शंस मिलेगा ही मिलेगा, और उसके अलावा 30% ATJ2A2 में भी मिल जाएगा। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, यार हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 1,30,000 का डिडक्शंस मिलेगा। डन बेटा। इसके लिए कुछ कंडीशंस है और इस पे इंस्टीट्यूट ने सितंबर के लिए क्वेश्चन डाला था, हम लोग पढ़ेंगे भी। MTP RTP में क्वेश्चन था। तो इंस्टीट्यूट के रडार पे ये अलाउड किसको मिलेगा, जिसके लिए 44AB है और जिसका बिजनेस इनकम है। डेफिनेटली 44AB होगा तो बिजनेस इनकम तो होना ही पड़ेगा। डन बेटा। प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए, बिजनेस में ज़्यादा चाहिए। बट नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 35AD, अंडरलाइन करना। आपको तो पता ही है 35AD में 100% डिडक्शंस मिल जाता है। अगर आपने 35AD का डिडक्शंस ले लिए हो तो J2AA वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूट ने इस पे क्वेश्चन बनाया है तो उनके दिमाग में ये बात चल रहा है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो याद रखना JJAA का डिडक्शंस 35AD वाले को नहीं मिलेगा, और जिसको मिलेगा क्या मिलेगा, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट और इन द प्रीवियस ईयर फॉर 3 असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग EY इन विच एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड। अगर इस साल मैंने एम्प्लॉयमेंट नया वर्कर्स को रखा तो इस साल भी 30%, नेक्स्ट ईयर जो पे करेंगे उसका भी 30% और नेक्स्ट ईयर जो पे करेंगे उसका भी। तो 3 साल जो साल पेमेंट करेंगे उसका 30%। और ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना पड़ेगा, ऐसा नहीं न्यू एम्प्लॉयमेंट को पुराना को धक्का मार के हटाओ, नया लगाओ और डिडक्शन लो। सरकार को टोपी नहीं बनाना। आप जब नया वर्कर लगाओगे ना तो वहाँ पे वर्कफोर्स में इंक्रीज होना पड़ेगा। इंक्रीज किससे होना पड़ेगा, लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल यानी 31 मार्च 22 था ना आपके पिछले साल, ना 23 था और आपका ये साल क्या है 31 मार्च 24। ओके, देयर शुड बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग। लास्ट ईयर जितना था उससे बढ़ना चाहिए। एंड शुड बी पेड, उनको पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से करना चाहिए। जो आप लोग पढ़ते हो ना
बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो फर्स्ट ईयर तो जितने ही रहेगा वही सब न्यू एम्प्लॉइज हो गया। पुराने बिजनेस में देखेंगे लास्ट ईयर कितना था मार्च को, अभी कितना है, इंक्रीज होना पड़ेगा। डन। एडिशनल एम्प्लॉइज में ये सब नहीं आएंगे। डज नॉट इंक्लूड, वो एम्प्लॉय नहीं आएंगे जिसका सैलरी 25,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा है, या जिसका 100% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट से आया, या जिसको 240 डेज से कम लगाया इस साल, और अपैरल इंडस्ट्रीज, फुटवेयर या लेदर इंडस्ट्रीज पे 150 डेज। तो ये 3 बात को ध्यान रखना है। टोटल 4 पॉइंट है यहाँ पे। एक वो नहीं आएंगे जिनका तनख्वाह सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है, उनके नौकरी का कमी नहीं है, उनको नौकरी मिल जाता है। और अगर 100% कंट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट से आया, या आपने रखा फिर धक्का मार के निकाल दिया तो भी नहीं चलेगा, कम से कम 240 दिन उनको रखना है नौकरी में। और दूसरा फुटवेयर लेदर इंडस्ट्रीज पे कितना है, 150 डेज। अब देखो इस साल क्या हुआ, इस साल मैंने किसी को जनवरी पे रखा काम पे, तो जनवरी से मार्च तक तो 90 डेज ही हो रहा है, तो इस साल 240 डेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो इस साल तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। बट वो बंदा नेक्स्ट ईयर काम करेगा तो नेक्स्ट ईयर तो 240 डेज हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर प्रोवाइडेड इन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 240 or 150 डेज, but employed more than 240 days or 150 days in immediately succeeding year, he shall be deemed to have been allowed in succeeding year employed। मान लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉयड हुआ और ये बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर से मिलते जाएगा। और एडिशनल एम्प्लॉय में वो लोग नहीं आएंगे हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ पे नहीं करता, जैसे कैजुअल वर्कर। कौन वर्कर नहीं आएंगे, कैजुअल वर्कर नहीं आएंगे। तो ये 4 पॉइंट को जरूर से देखना। 4 में ये ए, सी और डी, ये 3 पॉइंट तो जरूर से देखना। अगर आपके स्टडी मेट पे भी यही क्वेश्चन है, आपने क्लास में भी यही किया होगा, और इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी एमटीपी में एमसीक्यूज में भी यही क्वेश्चन डाला है। तो 3 पॉइंट क्या क्या है बेटा, सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना पड़ेगा, 25,000 तक होगा तो चलेगा, उनको 240 डेज या उससे ज्यादा दिन काम में रखना है, और फुटवेयर लेदर इंडस्ट्रीज पे 150 डेज, और कैजुअल नहीं होना चाहिए। एमोल्यूमेंट्स में डज नॉट इंक्लूड, एमोल्यूमेंट्स में आप जो उनको पे करे वो रहता है। डज नॉट इंक्लूड कोई प्रोविडेंट फंड, कोई फंड वगैरह पे एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, ये नहीं आएगा। और कोई रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, ग्रेजुएटी, ये सब देंगे, ये सब नहीं आएगा। तो इस पे क्वेश्चंस अपने करने वाले ध्यान देना। नेक्स्ट बेटा 3 पॉइंट है, ATQQB, ATQQB रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर ऑफ सर्टेन बुक अदर देन टैक्स बुक। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये रेसिडेंट इंडिविजुअल को डिडक्शन दीजिएगा आप लोग, और दूसरा रॉयल्टी इनकम टेक्स्ट बुक से नहीं होना चाहिए। कौन सा बुक से, टेक्स्ट बुक से नहीं होना चाहिए, ये कोई लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए, और सर्टिफिकेट मिलना पड़ेगा आपको कोई ऑफिसर से। इंडिया के बाहर से कोई इनकम है रॉयल्टी, तो वो रिटर्न भरने का जो डेट होता है दैट इज 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक पैसा लेकर आओगे तो ही डिडक्शंस मिलेगा। यानी मार्च तक है ना, तो सितंबर तक पैसा लेकर आओगे तो डिडक्शन मिलेगा। और रिटर्न ऑफ इनकम भी भरना है आपको, रिटर्न ऑफ इनकम भी फर्निश करना है। अब पहले जो भी रॉयल्टी मिलेगा पहले आपके इनकम में प्लस करेंगे, रॉयल्टी को इनकम में प्लस करेंगे। पहले इनकम में दिखाएंगे, सपोज अदर सोर्सेज ही रहता है नॉर्मली, तो इनकम में दिखाएंगे रॉयल्टी माइनस एक्सपेंसेस, ये इनकम में आ गया, और जीटीआई में आ जाएगा। फिर 80 क्यू बी में फिर यहाँ डिडक्शंस देंगे। ये डिडक्शंस जो इनकम है और 3 लाख विच एवर इज लेस, तो ये मैक्सिमम डिडक्शंस मिलेगा जो इनकम है आपका। सपोज रॉयल्टी इनकम मिला 2 लाख, तो डिडक्शंस आपको मिल जाएगा 2 लाख। रॉयल्टी इनकम 5 lakhs मिला तो डिडक्शंस आपको 3 lakhs मिलेगा। डन। अब ये डिडक्शंस के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है, ध्यान से समझना। ये इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम ऐसे कैलकुलेट करेंगे रॉयल्टी माइनस एक्सपेंसेस। तो रॉयल्टी जो पब्लिशर है, आप तो ऑथर हो, तो रॉयल्टी कभी कभी ऐसे होता है जितना आप वैल्यू का बुक बेचेंगे उसका 20% 30%, जितना अच्छा आप ऑथर हो तो आपका बार्गेनिंग ज़्यादा है, रॉयल्टी ज़्यादा मिलता है, तो डिडक्शंस सरकार को थोड़ा कम देना है।
तो डिडक्शंस के लिए रॉयल्टी मैक्सिमम 15% ही देखेंगे, 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। अगर रॉयल्टी लमसम में मिलता है, लमसम में माने वन टाइम रॉयल्टी, आपने बुक लिखा, पब्लिशर ने एक लमसम दे दिया, तो उसमें 15% का लिमिट नहीं, ऐसे बोला कि हर एक साल जितना का बुक बिकेगा मैं आपको 20% रॉयल्टी दूंगा, तो वो देगा आपको 20%, बट सरकार से डिडक्शंस के लिए 15% नहीं, एक ही बार लमसम ले जाओ, बार बार नहीं मिलेगा, तो फिर उस समय 15% का क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। और फॉरेन से रॉयल्टी मिला है तो वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में विद इन 6 मंथ्स लाना है और आपको रिटर्न भी लगाना है। इस पे आपने क्वेश्चंस किया होगा, देख लीजिएगा। ATRRB, ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए रॉयल्टी ऑन पेटेंट इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस, यहाँ भी वही है, फॉरेन से आता है तो विद इन 6 मंथ्स वगैरह। ATTTA, ये तो बहुत TTA TTB, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही, आपको पता ही है, ये इंडिविजुअल्स हब को मिलेगा अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए TTB है, ओके। आप जैसे जवान के लिए डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे आपने किया है, वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट को पहले अदर सोर्स में क्या करेंगे प्लस, और फिर TTA में डिडक्शंस मिलेगा, मैक्सिमम कितना बेटा 10,000 का डिडक्शंस, ये तो आपको इंसिडेंस से मिलना शुरू हो जाएगा, और ध्यान रखना। और अगर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा 3,500। अगर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट नहीं, अगर 15,000 मिलता है तो अदर सोर्स में जोड़ेंगे 15,000 माइनस 3,500, कितना है भाई 11,500। GTI में आएगा 11,000, फिर और टाटा कर दो, टाटा 10,000, तो टैक्सेबल हो जाएगा 1,500। तो आपने ये सम जरूर से किया होगा, मैं रिवीजन में रिकॉल करा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। और ATTTB, ये सीनियर सिटीजन के लिए, और जब भी सीनियर सिटीजन का बात करना, फिरंगी को नहीं लेना, रेसिडेंट को लेना, ये इनका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपको तो पता ही है बुजुर्ग लोगों का फिक्स डिपॉजिट जवानी का किया हुआ ही तो काम में आता है, तो वहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो उनको डिडक्शंस मिल जाएगा, मैक्सिमम कितना तक का 50,000 उनका सब चलेगा। और लास्ट पॉइंट जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला ATO, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो डिसेबल पर्सन है, तो डिसेबल पर्सन है, सर्टिफाइड है डिसेबल, तो जो भी इनकम करेंगे बहुत कष्ट से इनकम करते हैं तो उनको डिडक्शंस दे दिया जाएगा, कितना 75,000 का। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का। बेटा ये था आपका डिडक्शंस का क्विक रिवीजन। अब हम लोग एक क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद TDS का भी हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ये इंस्टीट्यूट का अपना प्यारा फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क करना। Mr. Kamal, 45 years age, commenced operation of business of a new 3-star hotel in Delhi. था ना बेटा 3 star and above होटल था ना बेटा, हाँ, स्पेसिफाइड बिजनेस। 1423 में ही इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 lakhs लैंड मार्च पे एंड कैपिटलाइज सेम इन द बुक्स। तो 35 AD का बिजनेस होने से लैंड का तो डिडक्शंस नहीं मिलता। Further, for previous year 23-24, he incurred capital expenditure 2 crores current year, out of which 50 lakh फी लैंड का है, 1.5 करोड़ फॉर बिल्डिंग। तो अभी तक एक पॉइंट अच्छा मिला, 1.5 करोड़ बिल्डिंग अंडरलाइन कर देना। और CA के पेपर में ना कभी भी अपना जजमेंट मत सोचना, हमेशा क्वेश्चंस पूरा पढ़ लेना, उसके बाद सोचना। हम लोगों का तकलीफ गड़बड़ ये हो जाता है कि हम लोग अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, बट जो पेपर सेटर है वो कुछ और ही पूछना चाहता है, तो फिर वो 2 डायरेक्शन हो जाता है। एक बार पढ़ लेना और प्रेडिक्शन कुछ भी मत करना, बट बिलीव रखना कि जो आपने पढ़ा है उसी के अंदर रहेगा। Exclusively for above purpose, the payment for above made through account paying check, profit from running of hotel before claiming deduction 35 AD का डिडक्शंस के पहले 85 लाख, तो ये पता है इस 85 लाख से 1.5 करोड़ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, बोलो भाई। He has employed 220 employees during previous year, 220 employees, ये सब employees उन्होंने डाला है।
All regular employees participate in RPF emolument paid by account paying check. His gross revenue is 11 crores. Mr. Kamal has been opted out of default scheme. डिफॉल्ट स्कीम में नहीं है, डिफॉल्ट स्कीम में रहेंगे तो 35 AD नहीं मिलेगा। अरे पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, तो और 35 AD ले लोगे तो J2 A2 नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देख लो, आप बस सोचो, इतने चालाकी से क्वेश्चन डाल दिया, 35 AD भी डाल दिया और J2 A2 दोनों में से एक ही तो होगा ना, बोलो भाई। कमल हैज अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग 4-star होटल भी है, विच कॉमेंस ऑपरेशन 20 years बैक, द प्रॉफिट 140 lakhs। तो ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस का ही है, 4-star होटल से। बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Assuming that Kamal has fulfilled all conditions of 35 AD, not claim deductions under chapter 6A और नहीं मिलेगा deductions, what would be the quantum of deductions? तो quantum of deductions 35 AD के लिए तो 150 lakhs हो तो दिख ही गया था, बोलो भाई। तो क्वेश्चंस इतना, हाँ ऑप्शन डी मार्क किया भी है, समझ में आ गया। तो आपका 35 AD का कितना था, ऊपर इनकम दिया था ना 35 AD का 85 lakhs, 85 lakhs से 85 lakhs है ना, उससे डिडक्शंस मिलेगा ना बेटा, 1 crore 50 lakhs का तो लॉस हो जाएगा 65 lakhs। अभी तक स्पेसिफाइड इसका देख लेता है, इस होटल का देख लेता है बेटा। व्हाट विल द इनकम चार्जेबल दैट पीजीबीपी, पीजीबीपी क्या होगा, तो और एक बिजनेस था ना होटल का ही था ना, ये सब इंस्टीट्यूट के आंसर्स है, डन क्लियर। एंड वुड मिस्टर कमल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन J2 A2, आंसर क्या होगा, नो नहीं, क्योंकि 35 AD डन। अब देखो बच्चा लोग इसको अच्छा से कैलकुलेट करेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा ये नहीं, और इस तरह से डाइवर्ट करेगा। इसलिए आपको ना, आपको पढ़ना है, आपको सम्स प्रैक्टिस करना है, पक्का इधर दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगा के ऑप्शंस में भी कोई मिल जाएगा A या B या C, B C, तो बट आंसर होगा नो डिडक्शन, ठीक है ना। और पता है इंस्टीट्यूट शायद गलती से ऑप्शन बी डाल दिया, आपका इंस्टीट्यूट डाल दिया, बी डालना, तो जब आप लोग MTP RTP पढ़ोगे तो बाय मिस्टेक से हो जाता है। अभी तो लिया, बोल देता ना, क्योंकि यहाँ तो बोल ही रहा है ना, इसमें 1-2 में तो बोल ही रहा है। हाँ आप इंस्टीट्यूट कोई और एजम्पशन ले लिया होगा, बट यहाँ पे अभी अगर आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस RTP MTP के क्वेश्चंस ना, तो आप भी यही करता, ऑप्शन बी या सी में से कोई एक मार्क कर देता, क्योंकि वही याद आ जाता है ना, J2 A2 में ये सब मिलेगा, लेकिन इसका कोई यूज ही नहीं। सो दैट्स वाई मोर यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो, आप एकदम टैक्स का पेपर अभी मैं दिखाऊंगा, देखने के बाद लगेगा कितना आसान है, बट जिस तरह से प्रेजेंट करता है ना, एकदम हालत ख़राब कर देता है हम लोग। उसलिए जितना MTP RTP मिलता है ना इंस्टीट्यूट का, सब करो, उससे इंस्टीट्यूट का मेंटेलिटी मिलेगा। रोज़ ये एक मेडिसिन की तरह खाना शुरू कर दो, ऑलमोस्ट तो टैक्स कंप्लीट ही होगा आप लोगों का, तो ये करना। अब देखो ये सब को डील करते रहेगा तो पता है उन लोग बहुत बकवास करता है, इरेलेवेंट बात डालता है, अदरवाइज इसी में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते 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 पढ़ते पढ़ते MCQs पढ़ते पढ़ते तो हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, और फिर ना सब्जेक्टिव का रहेगा और इरिलेवेंट बात पे काम करेंगे। और जितना सम्स करेंगे ना उतना पता चलेगा कि यहाँ देखो इंस्टीट्यूट कैसे उल्लू बनाता है। अभी मैं आप लोग को TDS का क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक बड़ा बड़ा पैरा लिखा है उन लोग और उसका कोई यूज ही नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखोगे तो पता नहीं चलेगा ना। इसलिए आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, बस वही तो 6, 7, 8, 10 मिलेगा आप लोगों को। आप लोग जून का भी पढ़ लो, आप लेकिन रिलेवेंट नहीं है, थोड़ा सा एक चेंज हो गया कोई बात नहीं है, बट मोस्टली तो वही है ना। तो आप जून का पढ़ लो, आप सितंबर का पढ़ लो, 2 ही तो मिल रहा है ना, और जून तो रिलेवेंट ही है। जो मे टर्म का पढ़ लो और सितंबर का पढ़ लो, माने तो थोड़ा एक टर्म पुराना भी पढ़ लो, उसमें थोड़ा सा ही तो लॉ चेंज हुआ। सो आप लोग ये 3 टर्म का MTP RTP को एकदम स्टडी टेबल में रख लो। टैक्स का, अकाउंट्स का नहीं चाहिए, कॉस्टिंग का नहीं चाहिए, टैक्स में ना
नए क्वेश्चंस होते हैं, अकाउंट्स कॉस्टिंग में नया क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो टैक्स में क्या होता है, वो सिचुएशन चेंज, वो कहानी बना बना के डालेंगे, तो कहानी कैसा बनाएंगे वो आपको पता चलेगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन देख सकते हो। तो आप लोग के लिए यही है उपाय। अभी मैं कॉस्टिंग टैक्स का पेपर दिखाऊँ, अकाउंट्स और कॉस्टिंग बोलेगा ये सब तो पता ही है, और टैक्स से बोलेगा क्या जो रामायण लिखा है समझ ही नहीं आता है। सो आप लोग पढ़ना। तो 2 टर्म तो आप लोग को मिल ही जाएगा, मई टर्म और सितंबर। हो सकेगा तो एक सीनियर टर्म का भी एमटीपी आरटीपी पढ़ लेना, थोड़ा आंसर चेंज रहेगा, कोई इश्यूज रहेगा तो आप हमसे बात करना। आई होप डिडक्शंस आप लोग फटाफट जाके रिवाइज कर लोगे। एक ही क्वेश्चन मिला था, मैंने कर दिया इसको। थैंक यू।